वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर फॉर कॉलेज स्टूडेंट बीएससी। जैसे हमें आपको पता है कि बीएससी थर्ड सेम की हमने एक बुक पेपर फर्स्ट की जो बुक है पेपर फर्स्ट जो हमारा है जिसकी यूनिट थर्मोडायनेमिक्स, वो हमने शुरू करवा रखी थर्ड सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं। एक तो इसमें एक दो बच्चों के डाउट आए थे, वो ये थे कि सर आप कौन सी बुक फॉलो करें, मॉडर्न और आसान दोनों में से ही आपके टॉपिक करवाए जाएंगे। ये हो सकता है कि कोई टॉपिक पहले करवा दिया जाए बुक में बाद में हो, या बाद में करवाया जाए बुक में पहले हो, लेकिन आप जज तब करना जब हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाए ना। जब ये कहे कि भाई हाँ आज हमने यूनिट कंप्लीट, उसके बाद आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये टॉपिक बचे हुए, ये आपने नहीं करवाए, वो टॉपिक बाद में करवा दिए जाएंगे। और कई टॉपिक हम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो बुक में तो होते हैं लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसलिए हम उनको छोड़ देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो टॉपिक नहीं करवाए जाएंगे। यदि आपको किसी को पर्सनली ये लगता है कि ये टॉपिक करवाया जाना चाहिए तो पहले ख़त्म होने का वेट करें, उसके बाद बोले कि सर ये टॉपिक था, ये आपको करवाना चाहिए, ठीक है। और यदि किसी को वैसे भी नोट्स से रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, नोट्स चाहिए हो या नोट्स बनाने हो, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिए जाएंगे, उस पर आप व्हाट्सअप करके पता कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमारा जो आर्टिकल थर्ड पे आगे ये करना है हमें, इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और कईयों ने ये भी कहा था कि सर हमने पिछले वाले में ना पहले ही जोड़ जोड़ के लिख लिया और आपने लिखवाया बाद में। भाई जो टॉपिक समझाया जा रहा है वो उसी वीडियो में लिखवाया जरूर जाएगा, बेशक बाद में लिखवाया जाए या पहले, लेकिन लिखवाया जरूर जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो इस बात में कंफ्यूजन मत हुआ कि उस पर लिखे या नहीं लिखे। यदि कई टॉपिक पहले समझाने के होते तो उनको पहले समझाया जाता, बाद में लिखवाया जाता। जो पहले लिखवाने के होंगे उनको पहले लिखवा के बाद में समझाएंगे। अब ये है, इसको पहले समझ लो, बाद में हम लिखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सीधी सीधी बात है, यदि मैं नॉर्मल जनरल लाइफ से कनेक्ट करूं इसको, तो ये कनेक्ट होती है किससे? ह्यूमन बीइंग के साथ। अब आप कहोगे सर कैसे? आप खाना खाते हो, एनर्जी लेते हो, वो हम दो जगह पे यूज करते हैं। दो जगह कहाँ पे यूज होगी? एक तो खुद के शरीर को ताकतवर बनाने में, दूसरा उससे हम काम करते हैं, इसी दो जगह में यूज करते। भाई यदि दोनों में से आपने एक अनबैलेंस कर दिया तो दूसरे की वैल्यू बढ़ जाएगी। दूसरे की वैल्यू कैसे बढ़ेगी कि यदि आपने काम करना बंद कर दिया तो आपको इंटरनल एनर्जी मिलती चली जाएगी, आपका शरीर है वो काफ़ी अच्छा होता, ताकतवर होता चला जाएगा। और यदि आपने काम ज़्यादा कर लिया, खुद में कम, तो आपका शरीर कमज़ोर होता चला जाएगा। सीधी सीधी बात है। सेम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताती है कि जो अमाउंट ऑफ हीट मिलती वो दो जगह पे यूज होगी। पहले इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, दूसरा होगा वर्क डन करने में। ये हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताते हैं। यदि कोई भी सब्सटेंस है उसको हम अमाउंट ऑफ कोई भी हीट प्रोवाइड करें, वो दो जगह पे यूज होगी। कहाँ पे? एक तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, दूसरा एक्सटर्नल वर्क डन करने में। लिख लेते हैं अभी इसको। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the amount of heat given to a system is used in, फर्स्ट लिखेंगे हम, in increasing इंटरनल एनर्जी, इसको हम डी यू से डिनोट करेंगे। सेकंड हम लिखेंगे इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क डन, जिसको हमने क्या मान लिया? डी डब्ल्यू। अब यदि हम कंसिडर करते हैं लेट डी थीटा इज द
amount of heat given to a system, then we can write d theta is equal to, या dq है, सॉरी d theta नहीं dq, dw प्लस du। एक तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, लेकिन कई बार इससे अलग लेके आना पड़ता है रिजल्ट। वो किस लिए लेके आना पड़ता है? हम ये कहते हैं इफ वर्क इज डन in the form of pressure and volume, then dW is equal to PdV. So dQ is equal to dW, सॉरी dW की तो वैल्यू पुट करनी है PdV प्लस du। अब आप कहते हैं ना सर बुक के हिसाब से चलो, बुक के हिसाब से चले तो हमें ये वैल्यू दे रखी है सीधी, यदि आपकी बुक की बात करें तो ये वैल्यू दे रखी है, ये नहीं बताइए आई कहाँ से। अब कई जिसने +1 ध्यान से नहीं पढ़ी होगी, अब जिसने वैसे नहीं पढ़ा हो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई dW इज इक्वल टू PdV कैसे हो सकता है। वो देखो हम करते हैं कि सपोज करो हमने कोई भी एक कंटेनर मान लिया, उसमें पहले जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो P और V, प्रेशर और वॉल्यूम कितनी है, हमने थोड़ा इसको पिस्टन लगा हुआ इसमें और इसको ऊपर की साइड खींच लिया। अब हमारे पास जो वॉल्यूम की वैल्यू सीधी सीधी बात है इंक्रीज होगी, वॉल्यूम हो गया V प्लस dV, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास dx, कितना डिस्प्लेसमेंट है dx। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है। तो फोर्स प्रेशर की वैल्यू हमें पता है क्या होती, फोर्स अपॉन एरिया वैल्यू होगी। यहां से F की वैल्यू निकालेंगे, F इज इक्वल टू ए पी, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, या पी ए मान लो, पी ए वैल्यू आ गई हमारे पास F की, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि भाई वर्क डन निकालेंगे, इसको ऊपर करने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, W इज इक्वल टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना यहाँ पे dx, F की वैल्यू कितनी आई है PA dx। ये जो वैल्यू है एरिया इंटू में कोई भी हाइट, इसको हम क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम P dV। ये वर्क डन की वैल्यू आ गई हमारे पास, W इज इक्वल टू P dV वर्क डन की वैल्यू आ गई जो हमने यहाँ पे यूज की। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये है फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics in the terms of pressure, वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में यदि हम डिफाइन करेंगे तो ये वाला रिजल्ट यूज करने वाले। ये थी आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दोबारा देख लो, इसने भाई दो चीजें बताई थी, यदि हमें कोई भी एनर्जी मिलती है, कोई भी हीट मिलती है, वो दो जगह पे यूज होगी, एक तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, और दूसरा कोई भी बाहर से जो हम काम करते हैं उसको करने में। dq इज इक्वल टू dq अमाउंट ऑफ हीट जो हमें दी गई थी उसकी वैल्यू है, ये होगी dw प्लस du के इक्वल। यदि हमें वर्क डन क्या बताया जाए, किसकी फॉर्म में करवाना है, प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में करवाना हो, तो हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। ये कहाँ से आए वो मैंने आपको अभी बताया है। इसमें क्या किया हमने कि कोई भी एक कंटेनर मानना जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है हमारे पास, उसमें प्रेशर P और वॉल्यूम V है, ठीक है। हमने प्रेशर अप्लाई करके इसको वॉल्यूम को इंक्रीज किया, वॉल्यूम को कितना इंक्रीज किया dV। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी होगी वॉल्यूम की V प्लस dV, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका dx। यहाँ से यदि हम प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है, प्रेशर क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। वैल्यू आ गई हमारे पास, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है वर्क डन की वैल्यू, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू हमने पुट करवाई कितनी PA इंटू dx। अब A इंटू dx, एरिया इंटू में हाइट, भाई V इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H, यही होता है। L इंटू B क्या मान लिया हमने A, और हाइट H है, ये किसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का ही तो होता है।
सेम अप्लाई किया, P इंटू डी वी, डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। ये तो हो गया उसने जो उसकी अजम्पशन थी उससे हमें, उस लॉ से हमें मिला क्या। लेकिन अब यदि हम बात करें कि वो कमी कहाँ पे रह गई थी उसको करने में, वो बात करते, इसकी लिमिटेशन की हम बात करते। हम बात कर रहे थे किसकी, लिमिटेशन की। लिमिटेशन देखो, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये पहले लिख लो आप एक बार, उसके बाद आप आराम से खुद भी बता सकते हो, नहीं आएगी तो हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, इट डज नॉट tells us that how much heat is used in increasing internal energy and how much heat is used in doing external वर्क डन। पहली चीज। दूसरा, इट डज नॉट टेल्स अस अबाउट द फ्लो ऑफ हीट, दैट इज from higher to lower or lower to higher body। कि भाई इसने हमें ये नहीं बताया कि जो फ्लो ऑफ हीट है, हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर फ्लो करेगी या लोअर टू हायर पर। ये तो सेकंड थी। अब देखो पहले से शुरुआत करते। इट डज नॉट टेल्स अस अबाउट हाउ मच हीट इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी एंड हाउ मच हीट इज यूज्ड इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क डन। भैया हमें इसके अजम्पशन में ये बताया गया था कि कोई भी अमाउंट ऑफ हीट हमें मिलेगी वो दो जगह पे यूज होगी। पहली कहाँ पे, वर्क डन करने में, दूसरी कहाँ पे यूज होगी, उसकी जो एनर्जी है उसको बढ़ाने में, वर्क डन में और इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। लेकिन हमें ये नहीं बताया गया भाई यदि हमें 100% हीट मिली है तो उसमें से 90-10 का रेशियो है या 50-50 का है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट तो वर्क डन में यूज होगी, कितनी एनर्जी को इंक्रीज करने में होगी। ये रेशियो हमें नहीं बताया गया था एक तो, ठीक है। सेकंड, हमें नहीं बताया गया था क्या कि भाई जो हीट फ्लो करता है, हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, हायर टू लोअर करता है, लोअर टू हायर करता है, ये हमें इससे नहीं मिला था। इस चीज में इसकी फर्स्ट लॉ ने हमें ये नहीं बताया गया था। सीधी सीधी बात है भाई, जीरो से हम किस पे आए, फर्स्ट पे जो लिमिटेशन आई है तो कहां पे जाएंगे, सेकंड लॉ पे, ठीक है। दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। लिमिट फर्स्ट लॉ ने हमें क्या बताया था कि कोई भी अमाउंट ऑफ हीट मिल रही है वो दो जगह पे यूज होगी, वर्क डन करने में और इंक्रीज करने में। इसकी लिमिटेशन भी वहीं से ही शुरू होगी। फिर लिमिटेशन क्या थी कि भाई हमें ये नहीं बताया गया आपने कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट है उसको तो हम वर्क डन में यूज करें और कितनी अमाउंट ऑफ हीट है उसको उससे हम काम करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हमें जो हीट फ्लो ऑफ हीट है कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, हायर टू लोअर या लोअर टू
हायर, इस बारे में भी कोई बात नहीं बताई गई थी। इसको ओवरकम करने के लिए हमें किसके पास गए? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसका यूज किया हमने। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है नेक्स्ट हमारे पास? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या होगी देखो, अभी पहले लिख लेते हैं फिर डिफाइन करते हैं। इट इज इंट्रोड्यूस टू ओवरकम the limitation of first law of thermodynamics. Second law is defined by anyone, but two important statement is given below. फर्स्ट है हमारे पास केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, it is impossible to draw the supply of heat by cooling a body below the temperature of its surrounding. सेकंड है हमारे पास सेल्सियस स्टेटमेंट। सेल्सियस ने हमें क्या स्टेटमेंट बताई थी भाई? इट इज इम्पॉसिबल टू सप्लाई द हीट फ्रॉम ए बॉडी at lower temperature to a body at higher temperature। ठीक है, कंक्लूजन क्या है इससे? जो रिजल्ट यदि हम बात करें, दोनों स्टेटमेंट का कंबाइंड रिजल्ट लिख लेते हैं। दोनों को मिला के रिजल्ट आया है। द रिजल्ट इज हीट फ्लो फ्रॉम
higher temperature to the lower temperature। ये है भाई हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहली चीज जो हमने लिखी है वो आपको भी पता है, वो मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में भी अभी बताया था, क्या कि इसमें क्या है, फर्स्ट लॉ में जो कमी रह गई थी उसको कम करने के लिए, उससे ऊपर आने के लिए, उससे ऊपर उठने के लिए हमने सेकंड लॉ को डिफाइन किया है। सेकंड लॉ में हमें एक तो इसके अलावा भी एक स्टेटमेंट है जो आपने शायद पहली पढ़ी हो। वो स्टेटमेंट क्या है कि इट इज इम्पॉसिबल टू ड्राई 100% एफिशिएंसी फ्रॉम एनी हीट इंजन, कि कोई भी इंजन मानते हम उससे 100% हम काम नहीं करवा सकते, ये हम उसके अंदर पढ़ते। अब इसके अंदर हमें क्या बताया है, देखो पहली स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रा द सप्लाई ऑफ हीट बाय कूलिंग ए बॉडी बिलो द टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग, कि यदि कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसका टेम्परेचर उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम हम नहीं कर सकते। भाई सिंपल सी बात है, यदि हमने एज्यूम किया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमने फ्रिज में रख दिया, सपोज करो कोई भी, क्या उसका टेम्परेचर, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फ्रिज के टेम्परेचर से कम हो सकता है? ज्यादा हो वो बात नहीं, क्या उसका टेम्परेचर फ्रिज के टेम्परेचर से कम हो सकता है? सोचने वाली बात है, आप इस पर देखना एक बार। वही स्टेटमेंट हमने यहाँ पे पढ़ी कि क्या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उसकी सराउंडिंग से ज्यादा कूल नहीं कर सकते, वहां पे वो काम नहीं करेगा, किसी भी हीट जो उससे हम हीट वहां से नहीं निकाल सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरी स्टेटमेंट में हमने क्या बताया है कि जो हीट का फ्लो है ना, वो हम कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर की साइड नहीं कर सकते। भाई यदि कम से ज्यादा की साइड नहीं होगा तो सीधी सी बात है कहां पे होगा, वो ज्यादा से कम की साइड। तो इस सेकंड स्टेटमेंट में हमें क्या बताया था, इट इज नॉट पॉसिबल टू सप्लाई हीट फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर। भाई ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ये सेल्सियस ने बता दिया कि ये वाली बात पॉसिबल नहीं। इसने क्या बता दिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है उसकी सराउंडिंग से कम नहीं हो सकता। तो सीधी सीधी बात है, यदि दोनों को हम कंबाइन करते तो क्या रिजल्ट आएगा कि जो हीट का फ्लो है वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगा, ये रिजल्ट मिलेगा हमें इससे। ये था आपका सेकेंड टॉपिक आज का। आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक है भाई इसमें हमारा स्पेसिफिक हीट। द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat required to raise the temperature of unit mass through 1 डिग्री सेल्सियस या 1 सेंटीग्रेड। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम CP से डिनोट करते हैं। इसको लिख लेते पहले, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of unit mass through 1 degree Celsius at
constant volume is called specific heat at constant pressure Cp। सेकेंड है हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv। the amount of heat required to raise the temperature, amount of heat required to raise the temperature of unit mass through 1 degree Celsius at constant volume is called specific heat at constant वॉल्यूम। ये है हमारे पास। इसमें क्या बताया, देखो भैया स्पेसिफिक हीट क्या होगी कि वो हीट की वो जरूरत, मतलब हीट की वो रिक्वायरमेंट, ठीक है, कब, जब हमारे पास भाई हमें जो टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो, किस में, यदि कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, सिंपल यदि हम बात करें भाई ये हमें एक ऑब्जेक्ट दे दिया है जिसका मास कितना है 1 यूनिट, कितना मास है इसका 1 यूनिट, इसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, मास 1 यूनिट है, इसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक हमें इंक्रीज करना है, सीधी सीधी ये बात है। उस टाइम पे हमें कितनी हीट की जरूरत होती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। और ये 2 टाइप के हम पढ़ेंगे, सीधी बात आपके सामने लिख रखा है, आप बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चे इतना तो पढ़ ही सकते हो। सीपी का मतलब क्या होगा भाई, इसको हम यहाँ लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय सी। अब ये सी से हम इसको डिनोट करते हैं, सीपी का मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये सारा काम हमें करना है, इस ऑब्जेक्ट का मास 1 है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, लेकिन कब, जब हमारे पास प्रेशर की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट, प्रेशर की वैल्यू क्या हो हमारे पास कांस्टेंट, उस केस में अप्लाई करना है। ये वाला कब है, जब हमारे पास भाई सेम हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, V की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट, उस केस में हमें फाइंड आउट करना है स्पेसिफिक हीट की वैल्यू, मतलब वो हीट की वो रिक्वायरमेंट जिससे हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सके। किसका, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास यूनिट मास है, उस ऑब्जेक्ट का जिसका मास यूनिट है उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है वॉल्यूम की वैल्यू को कांस्टेंट रख के, ठीक है, ये हमें बताना है, ठीक है। ये था आपका टॉपिक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट करते भाई हमें क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 आर्टिकल हो चुके हैं आज आपके, आर्टिकल नंबर 3, 4 और 5, 3 आर्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कई बार पेपर में, वो कर लेते हैं। वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv, ये है क्वेश्चन। Cp मतलब आप समझते हो कि भाई स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है हमारे पास
एज कंपेयर टू स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है उसको हीट करने के लिए हमें कम हीट की जरूरत, उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कम हीट की जरूरत होती है। और यदि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे, उस टाइम पे हमें हीट की ज़्यादा ज़रूरत होती। समझ, मतलब इस केस में हीट ज़्यादा, जब प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट होगी, P की वैल्यू हमारे पास यदि कांस्टेंट है तो हीट हमें ज़्यादा चाहिए, और V की वैल्यू ज़्यादा, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हीट की ज़रूरत कम होती है। ऐसा क्यों होता है? इसके आंसर देखो इसका पहले, फिर आ जाएगा शायद आपकी समझ में। फर्स्ट केस क्या है? व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट then no heat is used in expansion. All the amount of heat is used in increasing the temperature। ठीक है, ये पहला केस हो गया। सेकंड केस क्या है? when pressure is constant, then heat is used in the following two ways। फर्स्ट है हमारा इन एक्सपेंशन, दोबारा लिख देते हैं, इन एक्सपेंशन ऑफ गैस। सेकंड है इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। So we need more amount of heat at constant pressure to be at the same temperature which is in the state of constant वॉल्यूम। अब वही क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। पहले ये समझो कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि दो ऑब्जेक्ट दे रखे, एक में हमें Cp की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक में हमें, या सेम ऑब्जेक्ट है उसमें हमें Cp और Cv की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो हम क्या देखते हैं, जब प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट होगी उस केस में तो हमें हीट ज़्यादा देनी पड़ती है, और वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो हीट कम देनी पड़ती है। वो देखो, हमने पहला केस क्या बताया है कि जब वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट कर दी, सपोज करो ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये वैल्यू है, इसको हमें हीट करनी, ठीक है, वॉल्यूम की वैल्यू इससे ज़्यादा चेंज नहीं हो सकती, तो कोई भी गैस इसके अंदर वो यहीं पे रह जाएगी, ठीक है, वो फैल तो नहीं सकती, एक्सपेंशन नहीं हो सकता, तो उसमें तो हीट यूज होगी नहीं। अब केवल हीट किस में यूज हो रही है? हमारी हीट केवल यूज हो रही है इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, मतलब कम हीट में ही काम हो जाएगा हमारा। सेकंड केस क्या बनता है कि जब हमारे पास प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है,
भाई प्रेशर की तो वैल्यू कांस्टेंट है, वॉल्यूम की तो नहीं है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा हम क्या कहेंगे, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब एक अमाउंट ऑफ हीट तो भाई टेम्परेचर को बढ़ाने में लग रहा है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में यूज हो रही है एक हीट, और दूसरी हीट क्या है, इसको एक्सपेंड करने में यूज हो रही है। ठीक है, सपोज करो हमें 10 यूनिट हीट दी, एक एग्जांपल के लेके चलो, तो इसमें 10 की 10 कहाँ पे यूज होगी, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। और इस केस में क्या होगा कि भाई हम सपोज करो 3 तो यहाँ पे यूज हो 3 यूनिट, और 7 यूनिट इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज करने में हुई। तो यहाँ पे टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में के लिए 10 की 10 यूज होगी थी, यहाँ पे तो 7 हुई है, 10 लेके आने में 3 यूनिट तो और जरूरत पड़ेगी हमें। तो वो 3 यूनिट कहाँ से आएगी, जब हमें और हीट देनी पड़ेगी, मतलब सीधी सी बात है, इसमें हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यही हमें बताना था कि भाई जब वैल्यू हमारे पास प्रेशर की कांस्टेंट होती है तो सेम टेम्परेचर लेके आने के लिए जितना हमें इसमें टेम्परेचर चाहिए था उतना ही लेके आने के लिए हमें और हीट देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे हीट है वो 2 जगह पे यूज हो रही है, एक तो एक्सपेंशन में और एक उसको टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। तो ये आज आपकी क्लास थी, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ली, इसमें सेकंड लॉ पढ़ लिए, फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन भी कर चुके, स्पेसिफिक हीट कर ली है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों पढ़ चुके हैं, और ये एक इसके ऊपर क्वेश्चन बनता था, ये हमने कर लिया है। अब भी यदि किसी को कोई इन टॉपिक में डाउट हो तो बता सकता है। थैंक यू।